हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 फिजिक्स की इस न्यूमेरिकल सीरीज में। आप जानते हैं इसमें हम एक फेमस बुक जिसके राइटर कुमार मित्तल हैं, इसके एक्सरसाइज के प्रश्नों को वन बाय वन करके सॉल्व करा रहे हैं। खास बात क्या है इस बुक की? इसकी खास बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी काफी अच्छे हैं। तो यदि एक बार आपने मेरे साथ ये सीरीज कर ली, पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो बोर्ड एग्जाम में मेरी गारंटी है ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा जिस टाइप का आपने सॉल्व नहीं किया होगा। तो प्यारे बच्चों, यह हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जो कि है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। एनसीईआरटी की बुक के थर्ड चैप्टर विद्युत धारा के अंतर्गत ये आता है। हमने अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 55 तक कंप्लीट कराया था। आज हम वहां से आगे शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो हमारे पास आ गया क्वेश्चन, संलग्न परिपथ में किरचॉफ के नियम से प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ हमारे को यहां पर ये दे दिया है, तो कैसे करेंगे ध्यान देना। सॉल्यूशन करते हैं। सीधी बात है, इसमें तो आपको बंदपाश का नियम यूज करना है, तो बंदपाश ले लेते हैं। सीधे ले लिया मैंने ए बी ई एफ से। देखिए I1 धारा यहां से आ रही है, तो इसमें भी बहने वाली धारा का मान I1 ही होगा। यहां से I2 धारा आ रही है, तो यहां पर भी धारा का मान I2 ही होगा। यह बात ध्यान रखना। तो चलिए सबसे पहले बंदपाश ए बी ई एफ ए से, तो लिखते हैं बंदपाश ए बी ई एफ ए से। लगाएं किरचॉफ का नियम। बहने वाली धारा है I1, ए बी के बीच में, प्रतिरोध क्या है 4 ओम, तो उसी दिशा में है धारा, तो हम लिखेंगे 4I1। फिर इधर की ओर आ जाए, धारा का मान है I1 प्लस I2, प्रतिरोध है 5 ओम, दिशा सेम है तो धनात्मक रहेगा, यह जाएगा प्लस 5I1 प्लस I2। इस वाले सेक्शन में कुछ नहीं है, सेक्शन में कोई प्रतिरोध नहीं, तो छोड़ देंगे, बराबर हमारा आ जाएगा। अब सेलों को देखेंगे, ए से बी में कोई साइल नहीं, बी से ई में कोई साइल नहीं, ई से एफ में कोई साइल नहीं, और एफ से ए की तरफ जाएं तो हम ऋण से जा रहे हैं। ये सिरा ऋण है, ये है धन। जब भी ऋण से धन की तरफ चलते हैं तो ई का मान हमेशा क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है, ध्यान रखना। तो हमारा क्रम यह है, ए से बी से ई से एफ और एफ से ए। तो ऐसे जा रहे हैं तो माइनस से बैटरी की ऋण प्लेट से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, धन से बाहर निकल रहे हैं, तो ई का मान धनात्मक होगा, जो कि है 3। तो ये कितना आ गया? 3 आ गया हमारा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो 4I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2 बराबर कितना आ गया? 3। तो 4 और 5 कितना हो गया? ये हो गया 9I1 प्लस 5I2 बराबर आ गया 3। ये होगी समीकरण नंबर 1। अब दूसरा बंदपाश लेते हैं। चलिए लिखते हैं बंदपाश, अब की बार ले रहे हैं बी ई डी सी बी से, बी ई डी सी बी से। बंदपाश बी ई डी सी बी से। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बी से ई की तरफ गए, धारा का मान है एक I1 प्लस I2, प्रतिरोध है 5, दोनों का गुणनफल हो गया 5I1 प्लस I2। जिस दर हम चल रहे हैं धारा भी उस दिशा में, इसलिए धनात्मक आई। ई से डी की तरफ कुछ नहीं है, डी से सी की तरफ कोई प्रतिरोध नहीं है, सी से बी की तरफ गए तो धारा भी इसी दिशा में जा रही है I2, अब प्रतिरोध है 2, तो क्या आ जाएगा? 2I2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस 2I2 बराबर, और तो कोई प्रतिरोध है नहीं। अब सेलों को बांध देखते हैं। बी से ई में कोई सेल नहीं, ई से डी में कोई सेल नहीं, डी से सी की तरफ गए तो फिर से हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, ऋण से धन की तरफ जा रहे हैं, तो ई का मान क्या होगा? मैंने कहा धनात्मक होगा, तो एक जो है विद्युत वाहक बल वो प्लस में होगा, इसे लिख लेंगे 1। आसान है, क्लियर हो गया होगा अब आपका। जब ये क्लियर हो गया तो इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5I1 प्लस 5I2 प्लस 2I2 बराबर हो गया 1। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? ये आ गया 5I1 तो ऐसे आ गया, 5 और 2 7 प्लस 7I2 बराबर आ गया 1, और ये हो गया हमारी समीकरण नंबर 2। अब आपको इन दोनों समीकरणों को हल करके किसके मान निकालने? I1 I2 के मान निकालने। तो देखिए इसमें है 5I1, इसमें है 5I2, ये 5I1, इसमें है 7I2। तो हम क्या करते हैं? इन दोनों की गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 5 की गुणा और समीकरण 2 में 9 की गुणा करके इनको घटा देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 5 की गुणा तथा समीकरण 2 में 9 की गुणा कर घटाने पर
घटाने पर। तो समीकरण 1 में 5 की गुणा करें तो 5 निम 45i1, 45i1। देखिए 9 पंजे 45i1 प्लस 5 की गुणा करेंगे 5 पंजे 25i2 प्लस 25i2 बराबर 5 तिया 15, ये आ गया। दूसरी इक्वेशन ये वाली है तो इसमें भी गुणा करते हैं। चलिए इसमें करनी है 9 की गुणा, तो 9 पंजे 45i1, तो ये आ गया 45i1 और 9 सते 63 तो प्लस 63i2 बराबर 9 की 1 में गुणा करेंगे तो 9 कम 9 आ जाएगा। अब इन तीनों का इनका क्या करना है, घटाना है इनको। तो चलिए घटा देते हैं, यहाँ माइनस का निशान, यहाँ माइनस का निशान, यहाँ माइनस का निशान, तो 45i1 प्लस का 45i1 माइनस का कट गया, एक चीज कटनी थी। 63 में से 25 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 में से 5 गया, कितना हो गया 8, और यहाँ बच गया 5, 5 में से 2 गया, ये कितना हो गया 3। किसका आएगा, माइनस का, बराबर कितना आ गया 15 में से 9 गया, कितना बच गया 15 में से 9 गया, तो ये आ गया बच गया 6, और यहाँ पर साथ साथ में i2, तो i2 बराबर हमारा हो जाएगा माइनस 6 बटे कितना आ गया 38, 2 से भाग दे देंगे तो i2 बराबर आ गया माइनस 2 तिया 6 और 2 से 19 दूनी 38, तो i2 का मान आ गया माइनस 3 बटे 19 एम्पियर। देख लेते हैं मान, हमें i1 प्लस i2 का मान इतना दिया है। देखिए i1 का मान, हाँ i2 का मान दिया है माइनस 3 बटे 19 एम्पियर, और ये हमारा सही निकल गया। i2 किस में धारा बह रही है, i2 धारा बह रही है केवल किस वाले में, 2 ओम के प्रतिरोध में धारा बह रही है, तो लिखेंगे 2 ओम के प्रतिरोध में धारा माइनस 3 बटे 19 एम्पियर होगी, तो लिखेंगे 2 ओम के प्रतिरोध में धारा बराबर माइनस 3 बटे 19 एम्पियर, जिसका मान किसके बराबर है, i2 के बराबर है। तो एक आंसर हमने ये वाला निकाल लिया। अब i1 का मान निकालना है, तो किसी भी समीकरण में, समीकरण 2 में किसका मान रखते हैं, i2 का मान रखते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में i2 का मान रखने पर, मान रखने पर, तो चलिए मान रखें। समीकरण 2 5i1 लिखा, 5i1 प्लस क्या गया 7i2, तो ये हो गया 7 गुणा i2 का मान कितना है, माइनस 3 बटे 19, 3 बटे 19 बराबर किसके है, ये समीकरण बराबर 1 के, बराबर आ गया 1। सॉल्व करें तो क्या आ गया 5i1, माइनस की प्लस में गुणा तो माइनस 7 तिया कितना हो गया 21 बटे 19 बराबर आ गया 1। यह आ गया 5i1 बराबर 1, ये इधर आके प्लस का हो गया तो हो गया 21 बटे कितना आ गया 19। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ गया 19, यह आ गया 19 एकम 19 प्लस 21, तो 5i1 बराबर यह हो गया 40 बटे 19, तो i1 बराबर कितना हो गया 40 बटे 19 गुणा 5, ये वाला 5 नीचे चले जाएगा, तो 5 से काटेंगे 5 अठे 40, तो यहां पर हमारा मान निकल गया i1 बराबर 8 बटे 19 एम्पियर। और ये मान आप जानते हैं किस में आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो i1 का मान है 8 बटे 19 एम्पियर। ये अब ये 8 बटे 19 एम्पियर किस में जा रहा था, ये तो i1 जो धारा थी 4 ओम में प्रवाहित हो रही थी ना, तो हम लिख सकते हैं 4 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा i1 क्या है, i1 बराबर कितना निकल गया 8 बटे 19 एम्पियर, 8 बटे 19 एम्पियर ये होगी। क्लियर। अब 5 ओम में धारा निकालनी है, तो i1 प्लस i2 का मान निकालना है, तो अब लिखते हैं 5 ओम में धारा, 5 ओम प्रतिरोध में धारा, प्रतिरोध में प्रवाहित धारा बराबर है i1 प्लस i2 के बराबर। i1 का मान कितना निकला, i1 का मान निकला 8 बटे 19,
8/19 माइनस है तो प्लस, लेकिन -3/19 I2 का मान है, तो लिखेंगे -3/19 I2 का मान है, ये है -3/19। तो माइनस के प्लस में गुणा करेंगे माइनस, तो ये हो गया 8/19 माइनस 3/19, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 19, तो ये आ गया 8 - 3, तो क्या आ गया, ये आ गया 5/19 एम्पियर। तो हमें पता चल गया 5 ओम के प्रतिरोध में जो धारा होगी 5/19 एम्पियर होगी, और ये है I1 + I2 बराबर हो गया 5/19, यानी कि 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करना है। लग सकता है आपको सर थोड़ा लेंथी है, लेकिन बात यह है कि सीक्वेंस बिल्कुल आसान है। किरचॉफ के नियम यदि आपको पता है तो बस समीकरणों को हल ही आपको करना है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित परिपथों में धाराओं I1 I2 I3 के मानों की गणना कीजिए। देखिए दो परिपथ इसमें दिए हुए हैं, एक परिपथ हमारे पास ये वाला है और दूसरा परिपथ अगले पेज में है ये वाला। इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, जो प्रश्न में बोल रहा है कि I1 I2 I3 के मान निकालने हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं सबसे एक का, सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले ए वाले खंड का। ये I1 I2 I3 के मान निकालने हैं, तो फिर से आप यहां पर देखेंगे तो I1 यहां से आ रही है, ये धारा कितनी है I1, यहां से है I2 और यहां से दाने वाली धारा क्या है I3। तो बिंदु डी पर देखें तो I1 + I2 बराबर है I3 के, तो लिखते हैं बिंदु डी पर KCL से, यानी कि किरचॉफ के धारा नियम से या किरचॉफ के प्रथम नियम से, जिसे संधि नियम कहते हैं, क्या आ जाएगा I1 + I2 बराबर किसके होगा I3 के होगा। ये मैंने ले लिया समीकरण नंबर 1, I1 + I2 बराबर I3। अब हमें क्या करना है, कोई भी बंद पाश ले लेते हैं, A D C B A से, तो लिखते हैं बंद पाश A, ये है DCBA, ADCBA से। चलिए देखें, ए से डी की तरफ गए, धारा है, प्रतिरोध नहीं है, छोड़ देंगे। अब यह किरचॉफ का द्वितीय नियम लग रहा है बंद पाश का, ध्यान रखना। डी से सी की तरफ गए, मैं जा रहा हूं डी से सी की तरफ और धारा आ रही है इस दिशा में, तो क्या होगा, धारा का मान माइनस में होगा। धारा कितनी है I2, प्रतिरोध कितना है 1, तो 1 में I2 की गुणा करेंगे तो I2 ही आएगा, लेकिन उसका निशान क्या आएगा माइनस, तो लिखेंगे -I2। अब C से B की तरफ गए, कोई प्रतिरोध नहीं, B से A की तरफ गए तो इसी दिशा में धारा जा रही है, तो वो धनात्मक होगी। प्रतिरोध फिर से कितना है 1 ओम, तो I1 की 1 में गुणा करेंगे तो I1 ही आएगा, लेकिन प्लस का आएगा, तो क्या लिखेंगे +I1 बराबर। अब तो कुछ है नहीं, अब सेलों के विद्युत वाहक बलों पर ध्यान देना है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यदि आप किसी भी बैटरी में, ये मेरे पास कोई बैटरी है, ये माइनस का सिरा है, प्लस का सिरा है, यदि आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो ई का मान क्या होगा, प्लस में होगा। लेकिन यदि आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, यानी कि धन से प्रवेश करके ऋण में निकल रहे हैं, तब ई का मान क्या होगा, माइनस में होगा। यह बात ध्यान रखनी है बस। तो चलिए करें। तो सबसे पहले ए से डी गए, कुछ नहीं, फिर मैं डी से सी की तरफ गया, तो मैं धन से प्रवेश करके ऋण से बाहर निकल रहा हूं, डी से सी की तरफ जाते हुए, तो ई का मान क्या होगा, माइनस में होगा, तो होगा -1.5। तो क्या आ गया, -1.5। फिर सी से बी की तरफ गए, कोई सेल नहीं, फिर बी से जब ए की तरफ गए तो मैं माइनस से जा रहा हूं, ये माइनस का सिरा है, छोटा वाला सिरा मतलब माइनस और बड़ा वाला मतलब धन, तो माइनस से प्रवेश करके धन से बाहर निकल रहा हूं, तो माइनस से प्रवेश करके धन से बाहर निकलता है, तो ई का मान होता है धनात्मक, तो ये 3 क्या होगा, प्लस में होगा, तो क्या आ जाएगा +3। इनको थोड़ा सीक्वेंस सही कर लें तो ये हो गया I1 - I2 बराबर 3 में से 1.5 गया तो 1.5, ये होगी समीकरण नंबर 2। तो हमने 2 समीकरण तो निकाल ली, एक और निकालेंगे तो I1 I2 I3 तीनों के मान हो जाएंगे। तो एक बंदपाश ये वाला ले लेते हैं, तो DEFCD से, तो लिखते हैं बंदपाश, यहां पर लिख लेते हैं बंदपाश, कौन सा वाला है, ये DEFCD से। चलिए शुरू करें।
डी से ई तक कुछ नहीं, ई से एफ तक धारा I3 है, प्रतिरोध 2 है, तो 2I3 आएगा, धन में आएगा, तो ये आएगा 2I3, क्योंकि जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी में धारा जा रही है। एफ से सी की तरफ कुछ नहीं, फिर सी से लेके डी की तरफ गए तो हम इसी दिशा में चल रहे हैं, तो धारा का मान धनात्मक होगा, I2, प्रतिरोध हो गया 1, 1 की I2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस I2 बराबर, यहां पर कोई सेल नहीं है, लेकिन सी से डी की तरफ गए तो माइनस से प्रवेश करके प्लस से बाहर निकल रहे तो धनात्मक होगा, बराबर आ गया 1.5। तो ये हमारे पास कौन सी समीकरण आ गई। लेकिन इस समीकरण में मैं समीकरण 1 से I1 का मान I1 प्लस I2 रखता हूं, तो लिखते हैं समीकरण 1 से I3 का मान रखने पर, I3 का मान रखने पर, क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि समीकरण 2 I1 I2 के रूप में, इसलिए मैं इसको I1 I2 में ही परिवर्तित कर रहा हूं। तो I3 बराबर है I1 प्लस I2, तो 2 ये हो गया I1 प्लस I2 प्लस I2 बराबर आ गया 1.5, ये गया 2I1 प्लस 2I2 प्लस I2 बराबर 1.5, यह गया 2I2 प्लस, यह गया 2I1 प्लस 2 और 1 3I2 बराबर आ गया 1.5। अब ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो ये होगी हमारी समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि इन दोनों समीकरणों को यदि हम सॉल्व करें तो हम आसानी से I1 I2 के मान निकाल सकते हैं, और I1 I2 के मान यहां रख के I3 का मान में निकल जाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये वाली समीकरण में हम I2 को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो इस समीकरण में 3 से गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 2 में 3 से गुणाकर समीकरण 3 में जोड़ने पर, समीकरण 3 में जोड़ने पर, तो चलिए करते हैं। तो समीकरण 2 में 3 से गुणा, 2 है ये वाली, तो 3 से गुणा 3I1 माइनस 3I2 क्या आ जाएगा, 3I1 माइनस 3I2 बराबर कितना आ जाएगा, 3 की 1.5 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15 × 45 यानी कि 4.5। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई, ये वाली आ गई 2I1 प्लस 3I2, 2I1 प्लस 3I2 बराबर कितना है 1.5। इनको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे तो ये चीज कट जाएगी, जो कटने वाली चीज है वो क्या होगी, कट जाएगी, ये कट गई, ये माइनस में प्लस में, 2 और 3 कितना हो गया 5I1 बराबर, ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5 और 1 कितना हो गया 6, तो ये गया I1 बराबर हो गया 6/5 एम्पियर। और इसी को आप लिख सकते हैं 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1.2 एम्पियर। तो I1 का मान कितना आ गया 1.2 एम्पियर आ गया। देखिए हाँ, I1 का मान 1.2 एम्पियर आ गया, पहला हो गया। सेकंड हमें क्या करना है, I2 का मान लिखते हैं। तो समीकरण 2 में I1 का मान रखने पर लिखते हैं, समीकरण 2 में I1 का मान रखने पर, तो मान रखें तो क्या आएगा, ध्यान देना। I1 का मान कितना हो गया 1.2, तो यह गया 1.2 माइनस I2 बराबर कितना आ गया 1.5। I2 को इधर लाइए 1.5 इधर, तो 1.5 माइनस 1.2, ये इधर आके माइनस का हो गया 1.5, और I2 उधर जाकर के प्लस का हो गया। तो 1.2 से 1.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 0.3, ये किसके बराबर है I2 के बराबर। तो हमें पता चल गया I2 बराबर हो गया माइनस 0.3 एम्पियर। ये हमें धारा I2 का मान भी पता चल गया। अब थर्ड हमारे पास किसका I2 का मान भी हमारा आ गया, I3 का मान निकालना है। समीकरण 1 में I1 I2 के मान रखने पर, तो लिखते हैं समीकरण 1 में I1 व I2 के मान रखने पर, तो मान रखिए कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा I3 बराबर है I1 प्लस I2, I3 बराबर है I1 प्लस I2। I1 का मान कितना आया था हमारा, I1 का मान 1.2 आया था, 1.2, और I2 का मान आया था माइनस 0.3 माइनस 0.3। तो ये टोटल क्या आ जाएगा, I3 बराबर आ जाएगा 0.9 एम्पियर।
तो इस प्रकार से हमने किस किस के मान निकाल लिए आप देख सकते हैं। सबसे पहले I1 का मान निकाला, फिर I2 का मान निकाला, और फिर हमने यहां पर I3 का मान निकाल लिया। तो तीनों मान हमने यहां पर निकाल लिए। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इस प्रकार से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को देखते हैं। ये सेकंड पार्ट है, यानी कि हम सॉल्यूशन करेंगे अब की बार किसका, बी वाले पार्ट का। क्या कहते हैं, इसमें भी I1 I2 I3 के मान निकालना है। तो अब की बार बंदपाश कैसे लेंगे, देखिए मैं यहां पर इस नीचे वाले में एक कोई बिंदु बना रहा हूं अपनी तरफ से, जिससे हमें बंदपाश का नामकरण करने में आसानी हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक बिंदु ले रहा हूं, ऊपर की ओर बिंदु लिया मैंने ए, यहां पर ये देखिए ए बी सी डी तो यहां पर है। मैंने इस बिंदु को नाम ले लिया, इस बिंदु को नाम ले लिया ई, और इस बिंदु को नाम ले लिया एफ, ऐसे ले लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए I1 इधर से आई, यहां से, और I2 यहां से आई, यहां से जो धारा गई I3 गई। तो बिंदु ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे, संधि नियम। तो आ जाएगा I1 प्लस I2 बराबर I3। तो लिखते हैं बिंदु ए पर, बिंदु ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से, नियम जो क्या होता है KCL से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 बराबर किसके हो जाएगा, I3 के हो जाएगा। ये होगी समीकरण नंबर 1। I1 ऊपर से आ रही है, I2 यहां से जो धारा निकल रही है वो है I3। पहला काम क्लियर हो गया। अब बंदपाश लेंगे तो सबसे पहले A, फिर उसके बाद C, फिर D, B, F, A से ये वाला चलाएंगे, ऐसे 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 घूम के, फिर B नीचे वाला घूम के, फिर यहां से ऐसे लगाते हैं। तो लिखते हैं बंदपाश, बंदपाश, बंदपाश नामकरण ए सी डी, ऊपर आ गया B, फिर आ गया F, A से। तो चलिए लगाएं, A से C की तरफ कुछ नहीं, C से D की तरफ गए तो धारा का मान कितना है I3, प्रतिरोध कितना है 8 ओम, उसी दिशा में हम चल रहे, उसी दिशा में धारा, तो 8I3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा समीकरण 8I3। फिर D से B की तरफ गए कुछ नहीं, फिर B से F की तरफ गए कुछ नहीं, फिर F से जब आगे बढ़े तो धारा इस दिशा में जा रही है I2 और प्रतिरोध है 1.5 ओम, तो I2 गुणा 1.5 धन में आएगा। तो क्या आएगा प्लस 1.5 I2, और फिर यहां से हम A पे पहुंच गए और कोई प्रतिरोध नहीं। अब विद्युत वाहक बलों पे देखते हैं, यहां से घूम के गए कोई सेल नहीं है, यहां से इधर की गए तरफ गए तो सेल के ऋण सिरे से प्रवेश करके धन पे निकल रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल धनात्मक होगा, जिसका मान है 2 वोल्ट। तो क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारा, किसके आ गया 2 के। ये हमारी समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, ये हमारी समीकरण नंबर हो जाएगी समीकरण 2। अब ऐसे ही एक और बंदपाश ले लेते हैं। बंदपाश हम लेते हैं ऊपर वाला, अब की बार लिया है A C D B E A से। तो क्या है बंदपाश A C D B E A से। जैसे हम इस B के बाद पहले नीचे चले गए थे, अब की बार नीचे न जाके ऊपर ये वाला परिपथ हमने लेना है। तो अब की बार यहां से कहां चले गए, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ऐसे गए। इस तरीके से परिपथ में हम गति करेंगे। तो A से B की तरफ गए, C की तरफ कुछ नहीं, C से D की तरफ गए तो वही उसी दिशा में प्रतिरोध, उसी दिशा में धारा, तो 8I3। तो क्या आ जाएगा 8I3, और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, ये आ गया 8I3। फिर यहां से यहां गए, यहां से यहां, फिर इससे इधर की ओर गए तो धारा का मान ऊपर में है I1, और प्रतिरोध कितना है यहाँ 0.5, तो 0.5 गुणा I1 प्लस में आएगा, प्लस 0.5 I1 बराबर। अब यहां पे पहुंच गए। अब विद्युत वाहक बल देखेंगे तो यहां से कुछ नहीं है, बस ऊपर की ओर गए तो फिर से माइनस से प्रवेश करके धन से निकल रहे हैं, तो विद्युत वाहक बल 2.8 धनात्मक होगा। तो क्या आ जाएगा, ये 2.8 आ गया हमारा। देखिए ये समीकरण I3 में है, ये भी I3 में है। तो आप ये I3 I2 में है, ये I3 और I1 में है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम
i3 को या तो i1 i2 में परिवर्तित करें तो दोनों समीकरण में परिवर्तित करेंगे। i1 को मैं i2 i3 में परिवर्तित कर रहा हूं, तो लिखते हैं समीकरण एक से i1 बराबर क्या होगा, i3 माइनस i2, i1 बराबर i3 माइनस i2 रखने पर, तो मान रखें यहां पर क्या आ जाएगा, यह आ गया 8i3 प्लस 0.5 और i1 का मान क्या आ गया, i3 माइनस i2 बराबर आ गया 2.8। देखिए 2.8 ही है, हाँ 2.8 करें 8i3, इसको करेंगे तो 0.5 i3 माइनस 0.5 i2 बराबर 2.8। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 8.5 i3 माइनस 0.5 i2 बराबर आ गया 2.8 के। इसको लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों में i3 और i2 के रूप में है, इसमें से एक को हटाना है। तो देखिए यह है 1.5, यह है 0.5, तो इस समीकरण में 3 से गुणा करके इसमें जोड़ दूंगा तो ये i2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो यही काम करते हैं, लिखते हैं समीकरण 3 में 3 से गुणा कर समीकरण 2 को जोड़ने पर, लिखते हैं समीकरण 3 में 3 से गुणा कर समीकरण 2 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर तो सबसे पहले समीकरण 3 में 3 से गुणा करते हैं, तो 8.5 में 3 की गुणा करेंगे तो 8 तियां 24 और ये आएगा 25.5, तो या 3 पंजे 15, 3 अठे 24 और 1 25, 25.5 साथ में क्या आ गया i3 माइनस 0.5 में 3 की गुणा करेंगे तो 5 तियां 15, 1.5 i2 ये आ गया। और आगे हमारा 2.8 में 3 की गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 8 तियां 24 और 3 दूनी 6, 7 8, 8.4 आ जाएगा। देखिए 3 अठे 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, 8.4। अब इसमें इस समीकरण को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो इस समीकरण को मैं लिख लेता हूं, ये समीकरण है समीकरण नंबर 2, 8i3 प्लस 1.5 i2 बराबर दाएं पक्ष क्या है 2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1.5 ये पद कट गया, 25.5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 8 और 5 13, 33.5, ये कितना आ जाएगा 33.5 i3 बराबर 8.4 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ गया 10.4। तो हमें i3 का मान पता चल गया, यहां पर ये हो गया 33 i3 का मान ये आ गया 10.4 बटे 33.5, ये हमारा मान आ गया। और आप यदि आंसर देखोगे तो डेसिमल में आंसर हमारे निकल के आ रहे हैं i1 i2 i3, तो हम डेसिमल में ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हल्का सा कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं जिससे आपका समय बच जाए। तो चलिए करें इसको, तो सीधे हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर, लीजिए ये हमने ले लिया कैलकुलेटर। क्या है 10.4 में 33.5 का भाग देना है, तो यह आ गया 10.4 भाग 33.5 बराबर 0.3104, क्या आ गया 0.3104। तो i3 का मान इतने एम्पियर आ गया, इतने एम्पियर आ गया। कैलकुलेटर को भी यहां रख देते हैं, चलिए i3 का मान आ गया। अब i3 का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे तो i2 का मान आ जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 2 में i3 का मान रखने पर तो पहले चेक करा दूं आपको, 0.3104 आएगा i3 का मान, देखें 0.3104 ये हमारा i3 का मान है जो मैंने अभी निकाला, बिल्कुल परफेक्ट है। ये बी के आंसर हम देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा इतना आ गया। अब समीकरण 2 में i3 का मान रखते हैं समीकरण 2 में, तो 8 गुणा i3 का मान कितना गया 0.3104 प्लस 1.5 i2
बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसमें गुणा कर देते हैं, 8 चौको 32, तो ये आ गया 32 का 32, फिर 8 ही कम 8, 8 तियां 24, ये आ गया 2.4832 प्लस 1.5, I2 बराबर आ गया 2। तो I2 बराबर क्या आ जाएगा, 1.5, I2 बराबर आ जाएगा, इसको अच्छे से लिख लें, क्या गया यहाँ पर लिख दिया 1.5 I2 बराबर, यहाँ है 2 माइनस, ये पूरा इधर चले गया 2.4832, तो कितना बचेगा, ध्यान देना 1.5 I2 बराबर 2 में से इतना घटाएंगे तो माइनस का बच जाएगा, माइनस का 0.4832, 0.4832, ये हमारे पास बच गया। तो I2 बराबर कितना आ गया, माइनस 0.4832 बटे 1.5, तो भाग दे देते हैं, आंसर निकल जाएगा। हमने क्या करा, 0.4832 4832, इसमें भाग दे दिया, गड़बड़ हो गया, 0.4832 भाग दे दिया किसका, 1.5 का, 1.5 बराबर आ गया 0.3221, तो क्या आ गया, I2 बराबर आ गया 0 माइनस में माइनस 0.3221 एम्पियर। ये हमारे पास धारा का मान ये आ गया। अब मुझे किसका मान निकालना है, मेरा I3 का मान निकल गया। देखिए किस किस के मान मैंने निकाल लिए, ध्यान दीजिए, एक I3 का मान ये निकाल लिया, एक I2 का मान मैंने ये निकाल लिया है। तो अब किसका मान बचा, केवल I1 का मान तो बचा, वो हम इस समीकरण से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में I2 I3 के मान रखने पर, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम निकाल सकते हैं कि I1 बराबर हो जाएगा I3 माइनस I2, I1 बराबर हो जाएगा I3 माइनस I2 के मान रखने पर I1 बराबर, I3 का मान कितना है 0.3104 और I2 का मान कितने हैं, माइनस वैसे ही है, माइनस 0.3221, ये आ गया। तो क्या आ गया 0.3104, माइनस की माइनस में गुणा होगी तो प्लस आएगा, कितना आ गया 0.3221। वैल्यू पुट करें तो देखिए 4 और 1 कितना हो गया 5, 0 में 2 जोड़ेंगे तो यह आ गया 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो यह आ गया 3, और 3 में 3 जोड़ देंगे तो यह आ गया 6, और आगे आ गया 0.6325। ये किसका मान हो गया, I1 का मान हो गया इतने एम्पियर। तो 0.6325 हमारा I1 का मान आया। अब आप चेक कर सकते हैं 0.6325 आया, यहाँ पर 8 आया, इतना बड़ा अंतर नहीं है, दशमलव के चौथे स्थान पर है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा आंसर आ गया। तो हमने तीनों आंसर ये वाले क्या कर दिए, निकाल दिए। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस प्रश्न को हल करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा लेकिन ठीक है, सीक्वेंस में करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट लेंगे, 1 2 3 4, नेक्स्ट पेज का 1 2 3 4। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। उपरोक्त प्रश्न में यानी कि ऊपर वाले प्रश्न में चित्र बी में यदि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध 1 व 2 ओम हो, ये सेलों के आंतरिक प्रतिरोध ये जो दिए हैं 0.5 वो 1 तथा 2 ओम दे दिए, तो मैं इस 0.1 की जगह क्या लिख लूंगा 1 ओम, और इसकी जगह क्या लिख लूंगा 1 तथा 2 ओम, ये ले लिए 2 ओम, 2 ओम हो तथा वाह्य प्रतिरोध 10 ओम हो। ये जो वाह्य प्रतिरोध 8 ओम था, अब इस 8 ओम की जगह क्या कितना ले लिया हमने 10 ओम, ये परिवर्तन कर दिया। तो I1 I2 I3 के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेम वही है, सब चीजें वही है, केवल वैल्यूज चेंज करके आपकी प्रैक्टिस बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो फिर से पहले की तरह लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। बिंदु ए पर KCL से, KCL किरचॉफ के प्रथम नियम से बिंदु ए पर I1 इधर I2 इधर आ रही है, I3 बाहर जा रही है, तो I3 बराबर होगा I1 प्लस I2 के, या हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर किसके हो जाएगा I3 के। समीकरण नंबर 1 आ गई। अब हमने कहा था जैसे पहले करा था, इन बिंदुओं के कुछ नाम रख लेते हैं जिससे हमें बंद पाश को नामांकित करने में आसानी हो। ये वाला बिंदु हमने क्या लिया था
डी तक हो गया था, इसको नाम ले लिया था हमने ई, और इसको नाम ले लिया था एफ। तो अब लिखते हैं बंद पाश ए सी डी बी एफ ए से, लिखते हैं बंद पाश ए सी डी बी, नीचे एफ वाला ले रहे हैं तो एफ ए से। तो चलिए शुरू करें। ए से सी कुछ नहीं है, सी से डी की तरफ गए, अब की बार प्रतिरोध 10 ओम है, ध्यान रखना। तो धारा कितनी बह रही है I3 और प्रतिरोध है 10, तो 10 I3 आ जाएगा, 10 I3 जाएगा, 10 I3। फिर डी से बी की तरफ कुछ नहीं, बी से एफ की तरफ कुछ नहीं, एफ से ए की तरफ गए तो प्रतिरोध अब की बार 2 ओम है और धारा का मान कितना है इसमें I2, तो 2I2 आ जाएगा। ये कितना आ गया 2I2 प्लस 2I2 बराबर, तो यहां तक और कोई प्रतिरोध नहीं है। अब सेल देखें, सेल घूम के आए तो यहां पर माइनस से अंदर जा रहे हैं, प्लस से निकल रहे हैं, यानी कि 2 वोल्ट क्या दिया हुआ है, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो हम क्या लिख लेंगे, इसको सीधे लिख लेंगे 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई। आप चाहें तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, 2 से यदि कॉमन लेके भाग दें तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, 2 पंजे 10 I3 प्लस I2 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो 2 का यहां पर भाग देंगे तो यह आ गया 5I3 प्लस I2 बराबर 2/2, तो आ गया 5I3 प्लस I2 बराबर आ गया 1। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दूसरा बंदपाश लेंगे, बंदपाश ए सी डी बी ई ए से, ऐसे घूम करके जाएंगे, अब की बार ऊपर से जाएंगे। तो लिखते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, लिखते हैं बंदपाश कौन सा आ गया, ए सी डी बी ई ए से करें। ए से सी कुछ नहीं, सी से डी तक तब जाएंगे तो फिर 10 ओम आएगा I3 के साथ, तो 10 I3 आ गया। फिर डी से बी कुछ नहीं, फिर बी से ई कुछ नहीं, फिर ई से इधर की ओर चलेंगे तो प्रतिरोध का मान, आंतरिक प्रतिरोध गया 1 ओम और धारा का मान है I1, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस, धारा उसी दिशा में ले रहे हैं तो प्लस I1 आ जाएगा, क्योंकि इसी दिशा में धारा जा रही है, मैं भी इसी दिशा में जा रहा हूं ई से ए की तरफ, तो धारा का मान धनात्मक होगा, जो कि I1 प्रतिरोध हो गया 1 ओम, तो I1 की 1 में गुणा करेंगे, 1 आ गया बराबर। अब देखिए यहां पर कोई सेल नहीं है, यहां से घूम के जाएं तो केवल ये वाला एक सेल है, माइनस से अंदर जा रहे हैं, प्लस से बाहर निकल रहे हैं, तो धनात्मक होगा, वो होगा 2.8 के, कितना आ गया 2.8। तो देखिए ये वाली समीकरण हमारी आई I3 और I2 के रूप में, ये समीकरण आई I3 और I1 के रूप में। तो अब इसको परिवर्तित कर लें I2 के रूप में, ऐसा कर लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से I1 का मान रखने पर, तो लिखते हैं समीकरण 1 से I1 बराबर क्या हो जाएगा, I3 माइनस I2 रखने पर, तो रखें, ये हो गया 10 I3 प्लस I1 का मान कितना आ गया, I3 माइनस I2 बराबर 2.8। I3 और ये हो गया 10 और 1 11 I3 माइनस I2 बराबर कितना आ गया 2.8। ये होगी समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में I2 प्लस का, समीकरण 3 में I2 माइनस का, दोनों को जोड़ेंगे I2 कट जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 3 को जोड़ने पर तो चलिए जोड़ देते हैं, कितना आ गया 5I3 प्लस I2 बराबर किसके है, 1 के है। और दूसरी समीकरण हमारे पास क्या दे दी इन्होंने, 11I3 माइनस I2 बराबर कितना दे दिया 2.8। दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए I2 अपोजिट है, कट गए, 11 और 5 ये हो गया 16I3 बराबर 2.8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3.8। तो क्या आ जाएगा I3 बराबर 3.8 बटे कितना आ गया 16 आ गया। आपका मान इस तरीके से आ रहा है तो आपने कुछ नहीं करना है, डेसिमल हटा करके यहां पर कर लेते हैं। I3 बराबर, मैंने दशमलव हटाया, नीचे 10 लिख लिया, तो क्या गया 38 बटे 16 गुणा 10, 38 बटे 16 गुणा 10। तो जिस चीज से कट रहा है काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 19 दूनी 38
और यह हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, तो कितना आ गया 19/80, 19 बटे कितना आ गया 10 अठे 80, इतने एम्पियर, यानी कि I3 बराबर आ गया 19/80 एम्पियर। ये हमारा I3 का मान निकल गया, और आप देखिए यही मान I3 का हमें प्राप्त हो गया। क्लियर होगी बात। अब I3 का मान रख दिया, I3 का मान समीकरण 2 में रखते हैं, I2 का मान निकल जाएगा, तो लिखते हैं समीकरण 2 में I3 का मान रखने पर, तो चलिए रखें, क्या आ गया 5I3, या यहां से चलिए रख ही लेते हैं 5I3 का मान कितना है 19/80 प्लस I2 बराबर है 1, तो 5 से काट देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 6 30, तो 19/16 आ गया 19/16 प्लस I2 बराबर आ गया 1, तो I2 बराबर कितना आ गया 1 माइनस 19/16, एलसीएम कितना आ जाएगा 16 आ गया, तो आ गया 16 माइनस 19/16, तो I2 बराबर आ गया माइनस 3/16, और इतने क्या आ गया एम्पियर के बराबर आ गया। तो चलिए ये भी हमें पता चल गया, सेकंड आंसर। I2 का मान आ रहा है, देखिए इसने लिखा है 6/32, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 6/32 ही आ जाएगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 6/32 ही आएगा ना, इसको बराबर माइनस 6/32 एम्पियर भी लिख सकते हैं। अब ये पता नहीं इसने किस हिसाब से आंसर दिया है, हमें भी समझ में नहीं आया, पर आंसर सही ज्यादा ये वाला है, जो चीजें कट रही है उसे काट देते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, तीसरा मान निकालना है, जो कि हमारा क्या है I1 का मान। तो I1 का मान समीकरण 1 से निकालेंगे, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 कहता है I1 बराबर है I2, I1 प्लस I2 बराबर है I3, तो I1 बराबर I3 माइनस I2, I1 बराबर I3 माइनस I2, वैल्यू पुट करें, I3 का मान हमने निकाला है 19/80, 19/80, और I2 का मान है 3/16 माइनस में, तो माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस 3/16, हम अपने ही मान को रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 19/80 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3/16, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, तो क्या 80 का करेंगे 19 में, तो ये आ गया 19, तो क्या 16 पंजे 80, 5 3 15 प्लस 15, तो कितना आ गया 19 और 15, तो ये आ गया 24, यानी कि 34/80, 34/80, और 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 17/40, तो I3 का मान, I3 नहीं है ये है I1, तो I1 का मान आ गया 17/40 एम्पियर। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में I1, I2, I3 तीनों के मान क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए। ये 17/40 एम्पियर बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, एक ही चीज बार बार है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन में कमांड बढ़ेगी, जितने भी ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसमें प्रोफिशिएंसी बढ़ेगी, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, चित्र में प्रदर्शित परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ये चित्र दिया है, इसकी प्रत्येक शाखा में धारा निकालनी है। तो चलिए करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ धाराओं के मान हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं। यहां से चल रही है, ये धन से धारा निकलेगी तो मान लेते हैं ये धारा है I1, यहां पर भी बहेगी तो धारा क्या है I1। यहां से जो धारा निकलेगी ये धारा है, मान लेते हैं I2, यानी कि यहां से जो धारा यहां आएगी ये क्या होगी, धारा I2। इस सी बिंदु पर किरचॉफ का नियम लगेगा, तो यहां से जो धारा निकलेगी ये होगा I1 प्लस I2 के बराबर होगी। इस शाखा में जो धारा होगी ये होगी I1 प्लस I2। फिर यहां से जाएंगे तो I1 धारा इधर निकल जाएगी और I2 धारा इधर निकल जाएगी। आपने ऐसे इसको बना लेना है अपने हिसाब से, जरूरी नहीं है इसको I1 बनाइए, इसको भी I1 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो अब हमने क्या करना है, प्रत्येक शाखा में धारा प्रवाहित कितनी होगी ये निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सीधे किरचॉफ के नियम लगाते हैं। तो पहले तो लगाते हैं किरचॉफ के नियम
बिंदु सी पर, बिंदु सी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, बिंदु सी पर किरचॉफ के प्रथम नियम, प्रथम नियम जिसे हमने कहा केसीएल भी कहते हैं, केसीएल से दो धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं I1 और I2 और एक धारा निकल रही है I1 प्लस I2। तो चलिए यहां तो लगाने की भी जरूरत नहीं, यदि से I3 लेते तब हमें जरूरत पड़ती, तो फिलहाल तो ये जरूरत है नहीं, चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम सीधे क्या कर रहे हैं, एक बंद पाश ले रहे हैं ए डी सी ए से, बंद पाश ए डी सी ए से। तो सबसे पहले ए से डी की तरफ गए, कुछ नहीं, ए डी है ना, हाँ ए डी। डी से सी की तरफ गए, धारा का मान है I1, प्रतिरोध है 2, हम जिस दिशा में चल रहे हैं धारा भी उसी दिशा में, तो 2I1 आ गया, ये पहला 2I1। फिर हम सी से लेके ए की तरफ गए, तो धारा का मान है I1 प्लस I2, प्रतिरोध है 4 ओम, तो 4 गुणा I1 प्लस I2, 4 गुणा I1 प्लस I2 बराबर। फिर ए में पहुंच गए। अब सेल का विद्युत वाहक बल केवल एक ही सेल है, ये वाला, तो हम माइनस से प्रवेश करके ऋण सिरे से प्रवेश कर रहे हैं, धन से निकल रहे हैं, इसका मतलब विद्युत वाहक बल क्या होगा, 1 होगा। तो परिणामी विद्युत वाहक बल कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। इसे थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, 2 कॉमन ले लिया। चलिए पहले सॉल्व भी नहीं करते, सीधे इसको सॉल्व करते हैं। 2I1 प्लस 4I1 प्लस 4I2 बराबर कितना है, 1। तो 4 और 2 6I1 प्लस 4I2 बराबर कितना आ गया, 1। ये होगी समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरा बंदपाश लेते हैं जिसे हम कहते हैं ए बी सी ए से, ए बी सी ए से। तो लिखते हैं बंदपाश ए बी सी ए से। तो क्या है, सबसे पहले ए से बी की तरफ गए, कोई प्रतिरोध नहीं, बी से सी की तरफ गए, धारा है I2, प्रतिरोध है 3, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो 3I2। फिर हम सी से ए की तरफ गए, धारा है I1 प्लस I2, प्रतिरोध है 4, तो गुणा हो जाएगी 4I1 प्लस I2 बराबर। अब ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस से प्रवेश करके प्लस से निकल रहे हैं, तो धनात्मक होगा, और इसका मान है 2, ये आ गया 2। सॉल्व करें तो 3I2 प्लस 4I1 प्लस 4I2 बराबर कितना आ गया, 2। तो 4I1 ये आ गया 4I1, 3I2 प्लस 4I2 कितना आ गया, 7I2 बराबर कितना आ गया, 2। और ये वाली होगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब इनमें से किसी भी एक के मान को हमें क्या करना है, सुधारना है। तो देखिए ये है 4I2 और ये है 7I2। तो समीकरण 1 में 7 की और समीकरण 2 में 4 की गुणा करके घटा देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में क्या है, यहाँ 4 और यहाँ कितना है 7। समीकरण 1 में 7 की गुणा तथा समीकरण 2 में 4 की गुणा कर घटाने पर। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। समीकरण 1 में 7 की गुणा करनी है, तो 7 छिंग 42 कितना आ गया, I1। 6 के 7 में गुणा करेंगे, 6 7 42 प्लस इसमें 7 की करेंगे, 7 चौक 28 I2 बराबर। 1 में 7 की गुणा करेंगे, कितना आ गया, 7। दूसरे समीकरण को लीजिए, इसमें कितने की गुणा करनी है, इस वाले 4 की। तो 4 चौक 16I1 फिर प्लस है, फिर 7 चौक 28 I2 बराबर। फिर 4 की 2 में करेंगे, तो 4 दूनी कितना आ गया, 8। हमें क्या करना है, घटाना है, तो घटा देते हैं। माइनस माइनस माइनस, तो 28 I2 से 28 I2 कट गया, 42 में 16 जोड़ेंगे, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया 12, 6 गया 6, ये हो गया 3 में से 1 गया, हो गया 2, 7 में क्या गया I1, और इधर की ओर बच गया 7 में से 8 गया, तो -1। तो I1 बराबर आ गया -1/26 एम्पियर। तो एक धारा, क्योंकि I1 धारा ADC में बह रही है, तो ADC में बहने वाली जो धारा है, DC कह लीजिए आप, DC में बहने जो वाली धारा है -1/26 एम्पियर है। तो लिख लेंगे
डीसी में बहने वाली धारा बराबर I1 बराबर -1/26 एम्पियर। एक हमने मान यहां पर निकाल लिया। अब I1 का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख लीजिए। मान लेते हैं समीकरण हम रख लेते हैं 1 में। समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर लिखते हैं समीकरण 1 में I1 का मान रखने पर, तो मान रखिए क्या आ जाएगा। समीकरण 1 है हमारी 6I1, तो लिखेंगे 6 गुणा I1 का मान -1/26 प्लस 4I2 बराबर है 1, प्लस 4I2 बराबर है 1। तो ये हो गया -6/26 आ गया, माइनस प्लस 4I2 बराबर हो गया 1। तो इसे काटेंगे 3/13 आ जाएगा, तो लिखेंगे -3/13 प्लस 4I2 बराबर आ गया 1। ये उधर ले जाएं तो 4I2 बराबर 1 प्लस 3/13। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 13 आ गया। तो 13 एकम 13 प्लस 3, तो 13 और 3 कितना आ गया 16। तो 4I2 यहां पर लिख लेते हैं 4I2 बराबर 13 और 3 16/13 कितना आ गया 16/13। तो यहीं से निकाल लेते हैं I2 बराबर क्या आ जाएगा 16/13 ये था। ये 4 इधर जाके भाग में चली गया तो 4 यहां पर आ गया। 4 से भाग दे देंगे 16 को तो कितना आ जाएगा 4 चौको 16। तो I2 का मान कितना आ गया 4/13 एम्पियर। और I2 धारा किस में बह रही थी, I2 धारा BC सेक्शन में बह रही थी, इस प्रतिरोध में बह रही थी। तो लिखते हैं BC में बहने वाली धारा बराबर किसके I2 के, और इसका मान कितना है 4/13 एम्पियर के बराबर है। तो हमें BC में बहने वाली धारा मिल गई। अब CA में बहने वाली धारा निकालते हैं, या AC में बहने वाली धारा निकालते हैं। लिखते हैं CA में बहने वाली धारा, CA में बहने वाली धारा, आप देख रहे हो C से A तक जो धारा जा रही है वो है I1 प्लस I2। तो क्या आ जाएगा I1 प्लस I2। मान रख दीजिए I1 का मान कितना था, हमने निकाला था -1/26, -1/26, और I2 का मान कितना है 4/13। तो लिखेंगे प्लस 4/13। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 26। तो ये आ जाएगा -1, 13 दूनी 26, 4 दूनी 8, प्लस हो गया 8। तो ये आ गया 7/26 एम्पियर। तो CA में बहने वाली धारा या AC में बहने वाली धारा 7/26 एम्पियर। ये है CA में बहने वाली धारा 7/26, ये आ गया 4/13 जो हमने निकाला, और तीसरा है -1/26। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट करा था, शायद करा था क्वेश्चन नंबर 56 से। तो वहां से हमने आज करा क्वेश्चन नंबर 59 तक हमारा ये कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहें तो ले सकते हैं पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग रखिए अपना ध्यान।